नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर हिसार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन हुआ गैर कानूनी। मनोहर सरकार ने बनाया हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022। फसल अवशेष प्रबंधन पर सरकार का पूरा ध्यान। कृषि संयंत्रों पर किसानों को मिल रही 50% तक की सब्सिडी का लाभ उठा रहे किसान। और अब समाचार विस्तार से। हिसार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर हिसार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिसार में महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत करनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते हुए इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। परंतु सीएम मनोहर लाल इस राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और जनता को संबोधित किया। राजा शूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा और उन्हीं से आगे चल करके ये जो शूरसैनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। शूरसैनी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बलती है, बल्कि महाभारत के में भी शूरसैनियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा शूरसैनी ने शूरसैनी गण की ये स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुबचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की भी जेल होगी। राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया, जिसे अब गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर भरण पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून के चलते जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा के साथ किसी धर्म में रहता है तो इसका तो कुछ नहीं, लेकिन किसी प्रकार का लालच एवं डर दिखाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना समाज के हितकर नहीं है। दलाल ने कहा कि पिछले विधानसभा सेशन में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून पेश किया था, जिसमें धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी। पिछले विधानसभा के सेशन में जबरन धर्मांतरण के बारे में कानून पास किया था और ये सही है, समाज के लिए हित में नहीं है कि कोई लोभ लालच दे करके, कोई डरा धमका करके एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलवाए, तो ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। स्वेच्छा से कोई किसी धर्म में रहे तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है।
और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे भोले भाले लोगों को बहका कर, लोभ लालच दे करके, डरा करके धर्म परिवर्तन कराते थे, तो उसमें इसमें रुकावट आएगी। बस्तारा के एक निजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में घरोंडा विधानसभा का ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन हुआ और कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया गया। सांसद संजय भाटिया, विधायक रविंद्र कल्याण, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने शिरकत की। निजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचे नवनिर्वाचित जिला पार्षदों, ब्लॉक समिति सदस्यों, सरपंचों व पंचों को सांसद संजय भाटिया व विधायक रविंद्र कल्याण ने जीत की बधाई दी। इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सांसद संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार सिर्फ योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन योजनाओं को गांव का निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही सफल बना सकता है। देखो, आज शुरुआत नहीं करी, आज तो हमारा लास्ट है मेरे करनाल लोकसभा के अंदर। जिस दिन सरपंच बने थे, हमने सबसे पहला पूरे जिले का एक इकट्ठा पानीपत जिले का पानीपत के अंदर किया था। उसके बाद हमने विधानसभा वार इंद्री का और फिर असंध का, आज घरोंडा और नीलोखेड़ी का। मेरी लोकसभा के अंदर ये सम्मान समारोह कंप्लीट हो चुका है। ये तो 2 लास्ट में हुए हैं, अभी तो जिला पार्षद के रिजल्ट भी नहीं आए थे, उससे पहले हमने सारे कर दिए। ये 2 विधानसभा बची थी, ये भी दोनों आज हो जाएंगे। तो एक मुद्दा उठाया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। हमेशा अच्छा, जब जनप्रतिनिधि है, जब चुना जाता है तो सारे समाज का होता है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए जो भी चुना जाता है। चुनाव तक आप अपना वोट मांग सकते हैं, अपने पक्ष में बात रख सकते हैं, लेकिन चुनाव में बनने के बाद आप सारे समाज के हो जाते हैं, सर्व समाज के हो जाते हैं। तो एक मुद्दा रखा गया है जो यमुना किनारे जो जीटी रोड हाईवे की ये मैंने माननीय गडकरी जी, हमारे नितिन गडकरी जी, उनके सामने ही रखा था। ये कभी पहले भी चर्चा आई थी, लेकिन डीपीआर फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो ख़त्म करके बंद कर दिया था। मैंने उसको दोबारा रिक्वेस्ट करके माननीय गडकरी जी को दोबारा शुरू करवाया। फसल अवशेष प्रबंधन पर सरकार पूरा जोर दे रही है, जिसके चलते कृषि संयंत्रों पर किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। और इसी कड़ी में घरोंडा की नई अनाज मंडी में कृषि संयंत्रों के महकमे के अधिकारियों द्वारा पासिंग की गई। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। कृषि अधिकारियों की माने तो किसानों के बीच कृषि संयंत्रों की मांग बढ़ी है और कहीं न कहीं फाने में आगजनी के केस भी कम हुए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन जी, उसमें किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और बिल और दस्तावेज जमा करवाए थे कार्यालय में जी करनाल में जी। तो उनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। तो उपायुक्त महोदय ने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी जी, एसडीएम घरोंडा जी और AA पानी करनाल जी और DDA करनाल जी जी तो एसडीएम साहब ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो एसडीएम ऑफिस से कोई नहीं आया। जी जी तो हम इनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जी। तो 62 कृषि यंत्र है, उनका भौतिक सत्यापन चल रहा है। 62 थे। किस तरह का फायदा किसानों को इससे मिल रहा है? इससे ये है कि एक तो जो फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं किसान, जी। जो खेत के अंदर जो वहीं के अंदर मिला दे अवशेषों को, जी। तो उससे एक तो पर्यावरण की बचत होती है जी। और दूसरा जो जमीन में पोषक तत्व हैं उसको भी बढ़ोतरी मिलती है। जी जी। जो मित्र कीट हैं वो भी बचे रहते हैं। जी जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर इतना सब किया जा रहा है। उस पर 50% अनुदान है किसान जी। पे। तो एक एथेनॉल का भी सिस्टम अभी चला हुआ इथेनॉल का था, 2G इथेनॉल प्लांट था वो। जी। तो इस साल तो वो अभी चालू है, अभी यानी कि करनाल में अभी लागू नहीं आया, तो अगले साल शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हाँ हैं, जी। तो क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले अब की बार हाँ, कृषि अब की बारी आगजनी भी कम थी इसकी। जी। जी हमने जो अनुदान पे कृषि यंत्र दिए हैं 970 कृषि यंत्र हैं ये, जी जो पूरे करनाल जिले में हैं। जी। इस साल 970 दिए हैं। जी जी। तो रुझान बढ़ रहा है इनकी तरफ? हाँ, रुझान बढ़ रहा है। फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल पर दिल्ली के रहने वाले एक व्यापारी के साथ मिलकर पलवल की रहने वाली एक महिला से धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के आरोप लगे हैं। इसके चलते पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर अस्पताल के एक डॉक्टर, एक कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के रहने वाले कारोबारी और मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। सर ये लोग हैं दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने, दिल्ली के बेस्ट 3 इंजीनियर्स और कंसल्टेंट में से इनकी गिनती आती है। जिसने मेरी किडनी ली है उसका नाम है विनोद मगोत्रा। उसके साथ शामिल है उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा। और यहाँ तक कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा और तेजेंद्र कुमार कोरा के फ्रेंड ओम प्रकाश, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और हॉस्पिटल वाले श्रीराम काबरा, नेफ्रो के डायरेक्टर,
जी क्यूआरजी फरीदाबाद सेक्टर 16 और स्वाति कोऑर्डिनेटर जिसने कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स में विनोद मगोत्रा का साथ दिया। इन लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। सर अभी तक प्रारंभिक जांच जो हुई थी वही हो पाई थी और उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 333 नंबर एफआईआर है। उसके अंदर महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चों और पति को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को होती है। तो इस महिला के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए उसके पत्नी के नाम से, और उसके बाद में क्यूआरजी अस्पताल के साथ मिलीभगत करके इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। क्योंकि इससे पहले ये 4 अस्पताल में और भी गए थे जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ संदेह हुआ। तो आपकी जांच में सारी चीजें आई हैं सामने? अभी तक महिला ने बताया है, जांच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जांच अभी महिला से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जो फर्जी बनाए गए थे। अभी उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हम चेक करेंगे कि वो कहाँ से बनाए गए थे, और उसके अनुसार जो भी आरोपी होंगे उन सबको। यमुनानगर उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा की शाखा यमुनानगर के द्वारा बिजली विभाग की मनमानी व दमनकारी नीतियों के खिलाफ जिला सचिवालय के सामने आंदोलन किया गया। आंदोलन में समाज सेवी व उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। बोलते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बजाज व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा कि समूचे हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से एडवांस कंजक्शन चार्ज बिलों में लगकर आ रहा है, जो कि निर्धन मध्यम वर्गीय परिवारों व सभी जन पर अनावश्यक बोझ है। यह समाप्त कर पैसा वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉन एनर्जी चार्जेस जो हाल ही में लगाए गए हैं, जनता को बेवजह आर्थिक दंड दिया जा रहा है, इसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें रखी। अगर हम बिजली ज्यादा यूज कर लें, एमडीआई बढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि आपने चोरी की। अगर बिजली को एकदम इनकी गलती से बिजली बहुत तेज आए, हमारा किलोवाट यूनिट बढ़ जाए, तो उसके ये मानने को तैयार नहीं, हमारे को कम नहीं करते पैसा, एक भी कम नहीं करते पैसा। जो बंद मकान पड़े, बंद घर पड़े, अगर हम इनको लेटर दे के आए कि हमारा पीडीएसीओ कर दो बिल के बाद, ये वो नहीं करते। अगर हम ना लिख के दे के आए तो हमारे ऊपर सरचार्ज पे और एरियर्स और बहुत अनाप शनाप खर्चे लग जाते हैं। हम तो ये लेके आए हैं सरकार क्या चाह रही है, सरकार ने क्या वायदे किए थे, सरकार आज क्यों लूट रही है आम आदमी को। और हमारे श्री सीएम साहब कह रहे हैं कि हरियाणा 11वें नंबर पे तरक्की पे आ गया। मेरे को तो ऐसा नजर आ रहा है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि हरियाणा बिल्कुल मट्टी में मिल गया। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों ग्रामीण चौकीदारों ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में ग्रामीण चौकीदार सभा द्वारा जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतला दहन करके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए जिला यमुनानगर ग्राम चौकीदार सभा के प्रधान रंजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चौकीदार ग्रामीण समाज के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने मांग किया कि सरकार द्वारा उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पुतला हमने सरकार का पुतला, एक तो अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का और एक अपने जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी का पुतला दहन किया। और जो कि सरकार ने हमारे को 4 साल हुए हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की। वो 7,000 रुपये हमारे को देते हैं। 7,000 रुपये में इतनी महंगाई में कुछ नहीं होता। और इस के दौरान हमारी सरकार ने 2013-14 से लेकर घोषणा की गई थी PF और ESI की, आयुष्मान कार्ड की। तो उसमें सरकार खाली घोषणी करती रही, लेकिन हम उसके बावजूद हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। कहीं फिर हमारा शिष्टमंडल चंडीगढ़ भी मिला और अपने जो स्टेट कमेटी, राज्य कमेटी थी, तो देवेंद्र बबली को भी उसके जो टोहाना फतेहाबाद ज़िले में है उसके वहाँ भी गए। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगा का समाधान कराएंगे, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से धुंध का कहर देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं और आज कानले के पास सुबह बाइक से ड्यूटी पर जा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया और परिजनों को सूचना दी गई। तरावड़ी निवासी रतन राइस मिल में सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। वह काफी समय से तरावड़ी में रह रहा था।
वह सुबह एक बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही वह करनले के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से रतन की मौके पर ही मौत हो गई। हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि करनले के पास एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो बंदा ब्रोड डेड रीट रोड पे पड़ा था। एम्बुलेंस बुलाकर उसको डेड हाउस में रखवा दिया है। परिजन को उसका मोबाइल फ़ोन के जरिए उसके परिवार का पता लग गया था, परिवार को सूचित कर दिया है। उसके साथी वगैरह मौके पे भी आ गए थे और हम लेके ले आए। कौन निकला, क्या नाम है? सर इसका नाम रतन राम है, तिल राम का है, रहने वाला त्रावड़ी है। कुचला सर उसके बारे अभी तक कोई पता नहीं चला। जांच की जा रही है सर, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन घर वालों की वेट कर रहे हैं। जैसा बयान होगा कर राइस मिल में था सर। हाँ जी, ये राइस मिल में, बंसल राइस मिल में काम करता था नियर में। आज सुबह की हाँ, सुबह की घटना है सर। ये मोटरसाइकिल पे था। आज पोस्टमार्टम के लिए सर अभी परिजन की इसके वेट कर रहे हैं, बाद बयान जैसी सूरत होगी पोस्टमार्टम होगा। हाँ जी। तकरीबन उम्र कितनी है सर? सर लगभग 40 साल का दिखाई दे रहा है, ये कंफर्म नहीं कह सकते। फरीदाबाद की सुबह सफेद कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। बता दें कि यह फरीदाबाद में सर्दी के मौसम में पड़ने वाला पहला कोहरा है। इस कोहरे के चलते जहां घर से निकले वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा और दिन में लाइट जलानी पड़ी, तो वहीं लोगों ने बताया कि सर्दी में पड़ा यह पहला कोहरा काफी देरी से पड़ा है, लेकिन इसका सीधा फायदा रबी की फसलों को पहुंचेगा। कोहरा पड़ने से फसलों को ज्यादा फायदा होता है। गेहूं, चना और सरसों की फसलें अच्छी होती हैं। इस मौसम की पहली ठंड है, पहला कोहरा है, ठंड होनी चाहिए, इस बार लेट ठंड हुई है तो परेशानियां भी बढ़ेंगी। स्कूल के बच्चे भी कोहरे में आ रहे हैं, दुर्घटनाएं भी होती। हर बार ठंड होती है, इस बार गेहूं की फसल जो है वो खराब हो जाएगी, कोहरा नहीं होगा तो क्या लगता है लेट पड़ी इस बार ठंड? लेट है इस बार ठंड। इस कोहरे में काफ़ी हम देख रहे हैं विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को सावधानी के लिए? सावधानी बरतें, धीरे चलें, गाड़ी अपनी धीरे चलाएं, देख के चलाएं, यही सावधानी है। सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोहरा तो पड़ेगा, पड़ना चाहिए। सीएम सिटी करनाल के नागरिक अस्पताल में पिछले 7 वर्षों से ऑडियोमेट्रिक मशीन अस्पताल के एक कमरे में पड़ी हुई है और धूल फांक रही है। ऑडियोमेट्रिक मशीन को अस्पताल में आने के बाद केवल एक बार खोलकर देखा गया था और उसके बाद मशीन के चारों हिस्सों को फिर से अटैचियों में बंद करके नागरिक अस्पताल के ऑडियोमेट्रिक कक्ष में रख दिया गया और मरीज परेशान हो रहे हैं जिनको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। यह ऑडियोमेट्रिक मशीन स्टाफ के अभाव में एक कोने में रख दी गई है। यह मशीन किसी भी इंसान के कान के सुनने की क्षमता को जांचता है, लेकिन मशीन का एक्सपर्ट हॉस्पिटल में ना होने के चलते जांच का इंतजार करते करते मरीजों की बीमारी बढ़ रही है और इस मशीन से कान से सुनने और बोलने की क्षमता जांची जाती है। हमारे यहाँ जो हमारा DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्वेंशन सेंटर है, उसमें एक ऑडियोमेट्रिक मशीन है हमारे पास। जो ऑडियोमेट्री मशीन जो है ये काम आती है बच्चों के या बड़ों के जो कान का पर्दा होता है उसकी पावर को देखने के लिए काम आती है। जब से मशीन आई है हमने इसकी सारी तैयारी कर ली थी, इसकी मशीन की, इसका रूम भी होता है स्पेशल, वो भी हमने बना लिया था। पर क्योंकि ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन होते हैं जो इस मशीन को चलाने के लिए सक्षम होते हैं और जो क्योंकि एक टेक्निकल मशीन है और टेक्निकल सा मैटर है जो इसको ऑडियोमेट्री की ग्राफ बनता है इससे, तो ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। इसका हमने फिर थोड़ा सा डिटेल में भी जानने की कोशिश की थी कि क्यों हमारे यहाँ ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं हो रही। ये सारे स्टेट की ही प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सरकार जो पैसे उनको ऑफर करती है वो बहुत ही कम है। इतने कम तनख्वाह पे कोई भी ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, जो कि वैसे भी कम ही उपलब्ध हैं, पर इतनी तनख्वाह पे कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं होता। भारतीय टेलीविजन एक्टर धर्म पंजाबी अपनी जन्मभूमि कालका पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनका जन्म कालका में हुआ। 1962 से वह कालका से हैं और धर्म पंजाबी ने बताया कि कालका में ही वह पले बड़े और यहीं पर खेले और पढ़ाई भी यहीं से हुई। वही अपने दोस्त सुनील पुरी से मिलने उनकी दुकान पर पहुंचे। यह उनके बचपन के दोस्त हैं। धर्म पंजाबी अब तक 30 टीवी धारावाहिक में काम कर चुके हैं। वह कई विज्ञापनों में भी काम कर चुके हैं। कालका में मेरा जन्म ही कालका में हुआ है और 1962 से मैं कालका से हूँ। यहीं पे खेला हूँ, पला बढ़ा हूँ और पढ़ाई भी मेरी यहीं से हुई है। ये सब हमारे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ में पढ़ाई लिखाई हुई है, सब खेले बड़े यहीं पर हैं। और मैं यहाँ से
87 में मुंबई चला गया था। स्ट्रगल तो है ही है, मुंबई गया तो, लेकिन कुछ मलाल नहीं है कि किया मैंने अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी किया। मैं कम से कम 30 टीवी शोज कर चुका हूँ और कुछ एड्स भी किए हैं जो अभी चल रहे हैं टीवी पर। यमुनानगर नगर निगम के जोन 1 के बाद अब जोन 2 में भी डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य शुरू हो गया है। मेयर मदन चौहान ने औरंगाबाद कचरा निस्तारण प्लांट से टिप्परों को हरी झंडी देकर रवाना किया। जोन 2 में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य IND सॉल्यूशन गुरुग्राम एजेंसी को दिया गया। एजेंसी की ओर से डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 51 टिप्पर, 11 ट्रैक्टर ट्रालियां, 20 छोटी रेडियां व अन्य वाहन लगाए गए हैं। कार्य के हिसाब से भविष्य में एजेंसी की ओर से इन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इनके अलावा गलियों व सड़कों पर लगे गंदगी के ढेर व डस्टबिन खाली करने के लिए वाहन लगाए गए हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।